हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। और उसका हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था कि द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग चार्ज एंड अ मैग्नेट where magnetic force can be experienced is called magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्स हो सकते हैं वो है क्या क्या? मूविंग चार्ज, करंट एंड मैग्नेट। ठीक है, सो दे आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कौन कौन है सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग चार्ज, करंट एंड मैग्नेट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लस हमने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब फ्लो करता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज हमने सीखा है। तो अब सवाल पैदा होता है कि कितना, क्या डायरेक्शन, ये सारे सवालों का जवाब आज हमें अपने लेक्चर में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वी आर गोइंग टू स्टडी सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस कड़ी में, है ना, इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट की वजह से, है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying element। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, बायोट एंड सैवर्ट, है ना, बायोट एंड सैवर्ट। ऐसे दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, किसी करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस चीज को उन्होंने डिराइव किया। ठीक है, और ये फेमस हुआ बायोट सैवर्ट लॉ की तरह। ठीक है, इसको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं? बायो सैवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बायो सैवर्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो बायो सैवर्ट लॉ क्या होता है? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, अ लॉ was proposed by two scientists, Bio and Savart। This law is called Bio-Savart लॉ। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो सैवर्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्या होता है बायो सैवर्ट लॉ।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, बायो-सैवर्ट लॉ ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लिखने के बाद नाउ सी, देखते हैं बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। ठीक है बच्चों, बायो-सैवर्ट लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया, बायो-सैवर्ट लॉ ने क्या दिया हमें, एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तरीका बताया उन्होंने। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक करंट एलिमेंट। तो मान लो बच्चों एक ये इस तरीके का कोई वायर हो, ठीक है, इस तरीके का कोई वायर हो और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ओके बच्चों, करंट इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि करंट एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज करंट एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट ले लेना है इस वायर का। क्या कर लेना है, एक छोटा सा पार्ट काट लेना है। ठीक है, तो चलो हम इसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। सपोज यहां पर मैंने एक छोटा सा पार्ट काट लिया। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई जो है वो क्या है, डीएल है। ठीक है, डीएल लंबाई का हमने एक पार्ट काट लिया। अच्छा, इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर भेज रहा हूं मैं, तो ये हो गया करंट। ठीक है, तो बच्चों करंट एलिमेंट का मतलब होता है, करंट एलिमेंट देखो, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो हमने एक स्मॉल लेंथ लिया है वो भी क्या है, स्केलर है। बट अगर मैं इस लेंथ को डायरेक्शन दे दूं, है ना, तो फिर उसके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आई क्या बात समझ में। तो इसको हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं, किसका, करंट का। किसका डायरेक्शन दे देते हैं बच्चों, करंट का। ठीक है, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही डीएल का डायरेक्शन होगा। तो ये डीएल क्या बन गया, अब वेक्टर डीएल बन गया, है ना, क्या बन गया, वेक्टर डीएल बन गया। और ये आई इंटू डीएल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। आई डीएल जो है वो है करंट एलिमेंट। अंडरस्टूड। ओके, दिस इज करंट एलिमेंट। ओके, तो चलो भाई, हमें समझ में आ गया करंट एलिमेंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी समझ में आ गया कि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा उस एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे मान लो बच्चों कि इस एलिमेंट की वजह से, है ना, इधर कहीं सपोज यहां पर कोई पॉइंट है P। ओके, यहां पर कोई पॉइंट है P, वहां पर मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो मान लो बच्चों कि यहां से, इस एलिमेंट से इसकी दूरी कितनी है, R। कितनी है दूरी बच्चा, R है। ठीक है, ये ले लिया हमने, अंडरस्टूड। तो यहां पर, है ना, ये बेसिकली क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां से इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, सपोज R वेक्टर है। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। मान लिया मैंने, क्या है ये एंगल, थीटा। कितना है बच्चों, थीटा एंगल है। आधी बात समझ में बच्चों, ध्यान से देखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं। हमने क्या किया, एक एलिमेंट चूज किया, एक स्मॉल लेंथ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ डीएल लिया और उसको हमने डायरेक्शन दे दिया करंट का, और हमने बोला कि ये चीज क्या है, करंट एलिमेंट है। ठीक है, फिर हमने इस एलिमेंट की वजह से मान लो यहां पर क्या करना है, फील्ड निकालना है।
तो उसको कनेक्ट करने वाली जो सीधी लाइन होगी, डायरेक्ट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे, आर बोलेंगे, आर वेक्टर बोलेंगे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, अब जो हमारे बायोट सेवर्ट थे, है ना, उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, पहला, मान लो चूंकि छोटा सा पार्ट लिया है बच्चों, तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड डेवलप होगा, वो भी बहुत छोटा सा फील्ड डेवलप होगा, तो हम लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, डीबी। तो उन्होंने कहा कि ये जो फील्ड डेवलप होगा, पहली बात वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के। पहली बात उन्होंने क्या बोला, करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के। दूसरी बात बोला उन्होंने कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ ऑफ एलिमेंट के, यानी डीएल के। तीसरी बात बोला उन्होंने कि ये जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक है, तो साइन थीटा, है ना, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथी बात बोला कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बोला। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन करने के बाद, कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम क्या मिल जाएगा बच्चों, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या है बच्चों, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा डीबी। आ रही बात समझ में आपको। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटा करके इक्वलिटी का साइन दें तो क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज k, ठीक है, तो k आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस तरीके का इक्वेशन बनता है। ओके बच्चों, इन फ्री स्पेस के केस में ये जो k की वैल्यू है वो होती है बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई। कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अंडरस्टूड। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो देयरफॉर dB इक्वल्स टू क्या बचा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई क्या बात समझ में आपको। तो ये आ गया आपका क्या बच्चों, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, बायोट सेवर्ट, आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ऐसा लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, directly proportional to sine of angle between current element and position vector. ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, square of distance of the point from the element. ठीक है, and combining all them, है ना, इस तरीके से फिर हम लोग इसको रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो व्हाट इज द रिजल्ट, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आपको यहां तक नोट करना है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे को क्या मिला अभी तक, मैग्नेटिक फील्ड का ये मिला, क्या मिला बच्चों, मैग्नीट्यूड।
क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बट अपने को डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो चलो हम डायरेक्शन पता करेंगे। इसको नोट करने के बाद वी विल सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो कि हम इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, चलो ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अच्छा, यहां पर एक सवाल उठता है कि ये म्यू नॉट क्या है। आप 4 पाई के तो बारे में जानते हो, म्यू नॉट क्या है, ठीक है। तो यहां पर म्यू नॉट क्या है मैं उसको बता देता हूं आपको। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा वहां पर पढ़ा करते थे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर उसके है ना एनालॉगस टर्म है, एनालॉगस क्वांटिटी है, क्या चीज, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, ये ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा। तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ड्यूबी फील्ड का क्या होता है, फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, है ना। तो टेस्ला ये चला जाएगा मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर मीटर, है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा बच्चों। टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। व्हाट इज टेस्ला मीटर, सॉरी हाँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट की ये वैल्यू होती है। आई क्या बात समझ में बच्चों, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया आपका म्यू नॉट की वैल्यू। कोई दिक्कत? अगर ये आपको पता चल गया तो आपको के जो मैंने बोला था के, या इस पूरे की वैल्यू, पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर डीबी इक्वल्स टू, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट के बदले क्या लिख लूंगा बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻⁷ आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ ना। बहुत सिंपल है, याद रखना। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या हो गया, 10⁻⁷। व्हाट इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा सिर्फ कब, जब फ्री स्पेस है या एयर है, एयर या फ्री स्पेस के कंडीशन में ही लगेगा। बट अगर बच्चों मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो फिर म्यू नॉट नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसा वहां पर हमारे लिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता था, सिमिलर यहां पे भी होता है। ठीक है, दूसरा चीज देख लेते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और एक टर्म होता है म्यू आर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। व्हाट इट इज कॉल्ड, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये बिल्कुल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये तीनों क्वांटिटी म्यू, म्यू नॉट एंड म्यू आर। तो चलो, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है, क्या रिलेशन होता है ये आप समझें। रिलेटिव परमिएबिलिटी
म्यू आर, है ना। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ permeability of given medium to the permeability of free space. समझ आया बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो देयरफॉर म्यू आर, दैट इज म्यू आर इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू से और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को म्यू नॉट से. देयरफॉर इनके बीच में क्या रिलेशन होगा बच्चों? म्यू नॉट म्यू आर. म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. समझ गए बच्चों? ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में. तो जब आप किसी मीडियम की बात करोगे तब आप क्या लोगे? म्यू लोगे. जो म्यू नॉट बाय 4 पाई था वहां पर म्यू नॉट की जगह क्या आएगा? म्यू आएगा, यानी म्यू नॉट म्यू आर आएगा. तो अभी जो हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आया था वो इसलिए आया था क्योंकि एयर के केस में म्यू आर क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, एयर या फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. क्लियर है? फॉर एयर म्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है. ये ध्यान रहे. ठीक है, फॉर एयर या फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस के लिए क्या होता है? 1 होता है. तो देयरफॉर इन केस ऑफ सम मीडियम आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह आप क्या लोगे? म्यू लोगे. म्यू बाय 4 पाई, है ना. क्या यूज करेंगे आप? म्यू बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. और म्यू आपका क्या है बच्चों? म्यू नॉट इंटू म्यू आर. तो आप इसको म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बोल सकते हो. तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका क्या? किसी मीडियम के केस में. अगर आपको ये पता है तो एयर या फ्री स्पेस आता है तो ऑटोमेटिकली आपको म्यू आर 1 रख देना है. ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर फिर से आपको उसी रूप में आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ में आए? तो मीडियम और फ्री स्पेस दोनों ही केसेस में क्या फॉर्मूले होंगे? मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ये मैंने आपको दिखाया. ठीक है, अब बात होती है इसके डायरेक्शन की, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा? डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा. तो अपन बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की. सी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ. ठीक है बच्चों, बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म. तो देखो हमारे पास आया है फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना. ये फॉर्मूला हमारे पास आया है. चलो अगर मैं मान लूं, है ना, अगर मैं मान लूं कि कोई एक यूनिट वेक्टर है, अंडरस्टूड, कोई एक यूनिट वेक्टर मान लिया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl इसको इंटू 1 करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना. dl इंटू 1 साइन थीटा बाय आर
स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, अच्छा, तो थीटा जो है, थीटा किसके बीच का एंगल है, आप सबसे पहले ये देखो। तो भाई थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, है ना, डीएल और आर के बीच का है। ओके, अब मैं अगर बोलूं कि मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, आर कैप। ठीक है, इधर एक यूनिट वेक्टर ले लिया, आर कैप हो गया। तो बच्चों आपको पता है जैसा कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमने 1 लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर हो गया, और ये उनके बीच का एंगल हो गया। हो गया क्या, ये उसके बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया। आई बात समझ में। तो ये जो है इन दो वेक्टर्स का क्या दिख रहा है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आर, एंड दिस इज एंगल बिटवीन देम। तो वी कैन राइट दिस एज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर। ध्यान से देखें, यूनिट वेक्टर आर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको आप बाय डेफिनेशन ए बी साइन थीटा करोगे तो ए, इसका क्या मैग्नीट्यूड है, 1 इंटू साइन थीटा, तो यही चीज आएगा डीएल साइन थीटा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको सिखाया गया है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकाला जाता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से, है ना बच्चा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, तो इसका पूरा जो फॉर्म है वो हो जाता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब dB. This is the vector form of magnetic field. This is the vector form of magnetic field produced by a current carrying element. ठीक है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, उसका वेक्टर फॉर्म ये है। बायो-सैवर्ट लॉ के द्वारा इसको हमने डिराइव किया। ओके बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, कि इनको और इनको अपन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को यूज करके आप डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, है ना, क्या चीज, बायो-सैवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं बायो-सैवर्ट लॉ के ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमने क्या निकाला, एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, अब अगर मुझे किसी वायर की वजह से, है ना, डिफरेंट शेप्स के वायर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इस बायो-सैवर्ट लॉ का रेफरेंस ले सकते हैं। इसका यूज करके हम किसी भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी विल सी 1 by 1। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, इसको देखते हैं बच्चों। तो इसमें जो इस कड़ी में जो सबसे पहला चीज पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग
कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या हेडिंग डाला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। एक निश्चित लंबाई के, है ना, एक निश्चित लंबाई के वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, इसको निकालने के लिए अपन, है ना, बायो सेवर्ट लॉ का यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो बच्चों मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर। इसमें करंट देखो, सपोज करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमने दिखा लिया बच्चों। अब मुझे इसमें एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है, ठीक है, तो मैं एक कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, करंट एलिमेंट जिसको बोला हमने। तो सपोज वो करंट एलिमेंट हमने ये ले लिया बच्चों, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा करंट एलिमेंट का, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इज गोइंग अप साइड, करंट इज गोइंग अप साइड, तो इस आईडीएल का डायरेक्शन, है ना, आई डीएल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ मान लो हमें इसकी वजह से कहां फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो आपको पता है बच्चों, इसको अपन क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अंडरस्टूड ये बातें। तो बच्चों इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर पॉइंट पी पर अपने को फील्ड निकालने आता है। ये हमें किसने सिखाया है, बायो सेवर्ट लॉ ने सिखाया है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, इस पूरे वायर की वजह से निकालना है ना, पूरे कंडक्टर की वजह से निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको, है ना, उस एलिमेंट की वजह से निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो चलो करते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस वायर पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। मान लो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज डी है बच्चों, क्या है, डी है। और ये वाला एंगल जो है वो कितना है, सपोज थीटा। व्हाट इज दिस एंगल, थीटा। अब बच्चा अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या मिलेगा, 90 प्लस थीटा। ओके बच्चों, इस 90 प्लस थीटा को मैं सपोज बोलता हूं बच्चों फाई। कोई दिक्कत है, हाँ, इतना हमने देख लिया। और मान लो कि इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस एलिमेंट तक की दूरी क्या है, वो है L। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, L। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। मैंने क्या किया, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर निकालना है। जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से वायर के ऊपर हमेशा एक क्या डाल लेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ठीक है। फिर हमने इस एंगल को क्या माना, थीटा। तो हमारा यहां वाला एंगल निकल के आया 90 प्लस थीटा, उसको हमने फाई मान लिया, ठीक है। और जो हमने परपेंडिकुलर डाला था वहां से उस एलिमेंट की दूरी हमने क्या ले ली, स्मॉल l ले ली। तो ये सारे हमने एजम्पशंस लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, छोटे से एलिमेंट की वजह से, उसका फॉर्मूला हमने देखा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। तो बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा, थीटा की जगह यहां क्या है, फाई है ना, और वो फाई कितना है, 90 प्लस थीटा है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर dB इक्वल्स टू हो गया साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई dl कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसा आ गया हमारा। क्या आ गया बच्चों, ऐसा आ गया, म्यू नॉट आई dl कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, dB इक्वल्स टू इतना आया। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको।
नाउ व्हाट, अगर आप इस फोटो को देखो, यहां पर यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज एल और हाइपोटेनियस इज आर, तो एल बाय आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एल बाय आर हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, दोनों साइड क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी हाँ, ओके बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है 1/r है ना, और ये क्या हो जाएगा dl, ठीक है, तो देयरफॉर dl इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी यहां मैंने गलती की ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, सॉरी मैंने साइन थीटा समझ लिया, एल बाई डी लेंथ बाय, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लेंथ अपॉन डी हो गया ना, ठीक है, तो टेन थीटा, अब इसको आप दोनों साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डी क्या है, कांस्टेंट है, डी क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/d, और एल का क्या हो जाएगा बच्चों, dl है ना, एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dl, तो हमें देखो क्या मिल रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि dl बराबर हमारे पास क्या आया, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा आया ना, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा आया हमारे पास रिलेशन, ओके बच्चों, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2, ओके, नाउ व्हाट, अब अगर मैं यहां से बोलूं कि बेटा cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू, है ना, इस ट्रायंगल को देखो और मुझे बताओ कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज d अपॉन हाइपोटेनियस इज r, तो देयरफॉर r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, d अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो दिस इज d सेक थीटा, d सेक थीटा, r इक्वल्स टू, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लोगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जो ये मेरा मेन इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, वहां पर है ना, यहां से dl की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, dl की वैल्यू रख दूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां मिटाऊं, क्या आया था बच्चा, तो dv इक्वल्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, है ना, dv इक्वल टू हो गया म्यू नॉट, यहां पर 4 पाई छूट गया क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई भी होगा ना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, सॉरी dl को तो रिप्लेस करना है, dl का क्या आया था बच्चों, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो ये एक d और एक d कैंसिल हो जा रहा है, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जा रहा है, तो dv जो हमारे पास बच रहा है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, है ना, cos थीटा डी थीटा, क्या बच रहा है, cos थीटा डी थीटा, तो म्यू नॉट आई
बाय 4 पाई, अच्छा डी भी बचा ना, डी, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी है ना, ये डी भी बचा है, एक डी कैंसिल हुआ था, एक डी बचा था, तो कॉस थीटा डी थीटा है ना, डी बी इक्वल टू ये आया। तो एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो इतना आया। लेकिन अपने को क्या करना है बच्चों, पूरे वायर की वजह से निकालना है, पूरे होल वायर, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन है ना, क्या हो जाएगा, डीबी कितना है हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा है ना, कॉस थीटा डी थीटा ये है। अब सवाल उठता है कि इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें। तो देखो बच्चों, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो वायर का सबसे पहला जो एलिमेंट बनेगा वो कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो एंगल कितना बनेगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा 1, और लास्ट कहां बनेगा, यहां बनेगा, तो दिस एंगल इज थीटा 2। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा 2। तो इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक है ना, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक अपन इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलो करते हैं। तो B इक्वल्स टू, इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 4 पाई D कांस्टेंट है ना, D तो सेम रहेगा। अब इंटीग्रेशन तो करोगे किसका भाई, तो cos थीटा का करेंगे, कहां से कहां करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आया हमारा। अब देखो आगे बढ़ते, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी है ना, cos थीटा का क्या होता है बच्चों, sin थीटा का cos थीटा, तो cos थीटा का क्या होगा, sin थीटा है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है sin थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, sin थीटा, ओके, sin थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अच्छा सॉरी, यहां पर एक और चीज देखो, हमारे पास रेफरेंस क्या है, ये है ना, दिस इज रेफरेंस। एंगल जो हम मेजर कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन के साथ कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेफरेंस है ना, इसके ऊपर वाले को क्या लेना है, प्लस, और इसके नीचे वाले को क्या लेना है, माइनस। ध्यान से समझना, इस रेफरेंस के ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस। तो थीटा 1 जो है वो कहां था, नीचे था ना, तो इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। आ रही क्या बात समझ में। तो अपन इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक है ना, ये नीचे है रेफरेंस से और ये ऊपर है, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी है ना, लिमिट रखो, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। ठीक है बच्चों, माइनस थीटा 1। अब आपको याद होगा कि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, बता दो जल्दी से, सोचो, याद करो। 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा होता है, बिकॉज क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब अपन कहां चले जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1। ठीक है, सो B इक्वल्स टू क्या आया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि यूज कैसे करना है। तो अगर ये एक वायर है, ठीक है, यहां पर निकालना है, तो आप क्या करो, इस पर परपेंडिकुलर डालो है ना, यहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ, ये वाला एंगल थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 2। ठीक है, और इसको इस फॉर्मूले में रख दो, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू है ना, आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या बात समझ में। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके बच्चों,
तो ये हमने कर लिया। चलो इसको मैं इरेज करता हूं। अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, ठीक है। सम स्पेशल केसेस। केस 1, कभी अगर ऐसा हुआ कि जिस पॉइंट पर अपने को फील्ड निकालना है वो मान लो वायर के व्यू से बाहर है, वायर के व्यू से बाहर है। जैसे कि मान लो ये हमारा वायर है और मुझे फील्ड कहां निकालना है, सपोज इस पॉइंट पर निकालना है, तो वायर के विसिनिटी से ये क्या है, बाहर है। इस कंडीशन में अगर मुझे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, आपको है ना, इसमें करंट सपोज इधर जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। इसके वजह से मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला जो चीज करते हैं अपन, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, है ना, और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। आपको हमेशा जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है वहां से एक परपेंडिकुलर डालना होता है वायर के ऊपर। तो वायर को एक्सटेंड करके हमने वहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छे से समझा आपने, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां से मिलाएंगे, इसी के साथ एंगल कंपेयर करे थे, है ना, परपेंडिकुलर के साथ ही एंगल को कंपेयर किया जाता है। तो इसको क्या बोल लूंगा मैं, θ1। जो पास वाला एंड होगा उसको θ1, जो दूर वाला एंड होगा उसका θ2। तो एक ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, θ2, ठीक है। तो θ1 θ2, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी बच्चों। तो जो लास्ट स्टेप वहां आया था हमारा b = μ0I/4πd, है ना, इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो याद करो वहां पर क्या था, एक रेफरेंस के नीचे था, है ना, और एक रेफरेंस के ऊपर था। तो जो रेफरेंस के नीचे था उसको मैंने माइनस साइन थीटा लिया था, जो रेफरेंस के नीचे था वो माइनस साइन थीटा लिया था। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रेफरेंस के ऊपर है। तो अपने को यहां पर क्या लेना पड़ेगा, +θ1 से +θ2, है ना, क्योंकि दोनों ही ऊपर है। तो अपन इसको क्या यूज करेंगे बच्चों, μ0I/4πd क्या हो जाएगा, sin θ2 - sin θ1। तब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, sin θ2 - sin θ1। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है। sin थीटा वहां पर क्या आया था, sin θ1 + sin θ2। अगर एक एंड अपोजिट साइड में, रेफरेंस के एक अपोजिट साइड में और दूसरा अपोजिट साइड में रहेगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। और अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही साइड में है, तो sin θ2 - sin θ1, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड। तो ये हो गया केस 1। अगर एक ही साइड में रहा तो, वायर अगर एक ही साइड में रहा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। b = μ0I/4πd। अच्छे से समझ में आया, ठीक है भाई। केस 2, ठीक है, केस 2 ये क्या कहता है समझो बच्चों। केस 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग current carrying conductor। अभी जो हमने लिया था, है ना बच्चों, वो क्या था, फाइनाइट लेंथ का था। अभी जो हमने कैलकुलेट किया μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2, वो किसके लिए था, एक फाइनाइट लेंथ के लिए था। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो फिर क्या होगा, ठीक है। तो समझो
तो इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो बच्चों इसका कोई एंड नहीं है ना, ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। क्लियर है, आप समझो ध्यान से। तो मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको इधर से मिलाएंगे तो ये एंगल θ1 आएगा, और इधर से जो मिलाएंगे ये एंगल क्या होगा, θ2 होगा। याद है आपको? तो बच्चों आप देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, देखो यहां थे तो आपको इतना छोटा एंगल मिल रहा था, दूर गए तो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, और दूर जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो एंगल क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो जब आप बहुत दूर जाओगे तो ये एंगल ना अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि है ना ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहां से मिलाऊंगा, ठीक है, तो दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इनफाइनाइट लेंथ के केस में, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के केस में θ1 और θ2 जो है वो टेंड्स टू 90 डिग्री हो जाता है। θ1 90 डिग्री हो जाता है, θ2 भी 90 डिग्री हो जाता है। आई बात समझ में? θ1 और θ2 क्या हो जाता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाता है। तो देयरफॉर जो आपके पास फॉर्मूला था μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2, इस फॉर्मूले में μ0I/4πd है ना, 90 90 रख दोगे बच्चों, sin 90 कितना होता है 1, sin 90 क्या होता है 1, तो क्या हो गया बच्चों 2, तो 2 टाइम्स μ0I/4πd, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, μ0I/2πd, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो विल डायरेक्टली यूज μ0I/2πd, अंडरस्टूड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। केस 3, ठीक है, केस 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमें सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो फिर क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मान लो बच्चों मेरा कुछ कंडीशन इस तरीके का है कि ये वायर है और ये इंफिनिटी तक गया है, इस तरफ इंफिनिटी तक गया है, और ये वाले एंड से ये रहा पॉइंट P, यहां पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है, यहां पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ऑब्वियसली अपन जो एंगल मेजर करते हैं वो किसके साथ करते हैं, परपेंडिकुलर के साथ। तो इस पॉइंट को जो मिलाओगे और ये परपेंडिकुलर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहां पर इस केस में θ1 टेंड्स टू क्या हो गया 0, और ये चूंकि इंफिनिटी तक गया है तो इस केस में θ2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई क्या बात समझ में? θ1 0 हो जाएगा, है ना, मतलब एक एंड के परपेंडिकुलर अपन निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि θ1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि आपके पास B इक्वल टू क्या है, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। तो आप रख लो μ0I/4πd sin θ1 क्या है बच्चों 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और sin θ2 कितना है 90 डिग्री, sin 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये आया आपका μ0I/4πd B इक्वल्स टू, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट मतलब कि एक एंड के लास्ट में निकालना है और दूसरा एंड क्या है इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो आपको फॉर्मूला क्या आएगा μ0I/4πd। तो ये तीनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपने सारी चीजें देखी। बच्चों अब सवाल उठता है ना, अब सवाल उठता है कि अभी जो आपने सर निकाला वो सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। हमने अभी तक क्या निकाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। अब बात आती है कि डायरेक्शन किधर होगा, है ना, डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, now see direction of magnetic field due to straight current carrying conductor। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो बच्चा, अगर मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया। याद करो आपने क्लास 10th में पढ़ा भी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो मान लो मैंने इस तरीके का एक वायर लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से बिठा दिया। इसमें करंट सपोज इस तरीके से अपवर्ड जा रहा है और आपको क्या करना है बच्चों, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अपन क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या लिए यूज करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, आपको अपने राइट हैंड को लेना है, उसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है और ये जो थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में बिठाना है। ये अगर सपोज वायर है तो इस वायर को आप, है ना, अपने मुट्ठी में ऐसा पकड़ लो, ठीक है, ये ऐसा करके पकड़ लो। तो आपका जो थंब है ना वो किधर जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी, करंट के डायरेक्शन में। थंब क्या जाना चाहिए बच्चों, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब मेरा ऊपर रहेगा, करंट नीचे जा रहा है तो मेरा थंब किधर रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन में करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा थंब क्या है, ऊपर है। अब अगर थंब ऊपर है, ठीक है बच्चों, तो अब आपका जो बाकी 4 फिंगर्स हुआ उसके कर्ल होने का डायरेक्शन क्या है ना, उसके कर्ल होने का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से है उसके कर्ल होने का डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, इस तरीके का, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये होता है बच्चों इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई क्या बात समझ में बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन, है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इसका फील्ड पैटर्न होगा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, आप इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली अगर, है ना, सिमिलरली अगर इसमें डाउन जाता तो मैं अंगूठे को इधर पकड़ता, तब मेरा इसके कर्ल करने का डायरेक्शन इस तरीके से होता। तो ये है भाई घड़ी का डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा क्या होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता। अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा, मान लो ये है बच्चों, इसमें करंट इस तरीके से जाता है और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो बताओ इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, अपने अंगूठे को इधर के डायरेक्शन में रखोगे और इसको यूं घुमाओगे। तो इस पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, अंदर जाएगा ना, है ना, अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये देखो मेरे बाकी जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स है वो अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अंदर।
ठीक है, अंदर जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। आई क्या बात समझ में? आप इसको टैप टैप रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। अंगूठे को पकड़ो ऐसा और इसको ऐसा ठोको, तो जिधर ठोकाएगा अंदर की तरफ, तो ये फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। समझ गए क्या? अगर मान लो ये करंट क्या हो रहा होता, अच्छा चलो करंट की डायरेक्शन को वही रखता हूँ, पॉइंट इधर लेता हूँ, इधर लूंगा तो फिर क्या होगा बच्चों, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब, और यहाँ पर ये क्या होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ टैप होगा, बाहर की तरफ टैप होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट फील्ड होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो, जो आपका वहां पर सॉरी फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हो। अच्छे से समझ में आया आपको? अब बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, है ना, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, बोला जा रहा है एग्जांपल, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं बच्चों। कह रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई बराबर 10 एम्पियर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इक्वल्स टू 10 एम्पियर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, वायर किधर है, वाई एक्सिस में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वायर है, कितना करंट है, 10 एम्पियर है, ठीक है, 10 एम्पियर करंट अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, और ये लॉन्ग बोला मतलब क्या बच्चा, इन्फिनाइट, लॉन्ग का मतलब इन्फिनिट, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक का है, क्लियर है। कहां निकालना है, अलोंग वाई एक्सिस, जो पॉइंट है, पोजीशन है, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 4 सॉरी 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहां पर फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आगे बात समझ में बच्चों? तो चलो निकालते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ बच्चों, इन्फिनाइट वायर के केस में सबसे पहले ये बताओ कि फील्ड का फॉर्मूला क्या था। तो B इक्वल्स टू था भाई म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, यही था ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी। अब ये D क्या था, D था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आ रही बात समझ में, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, इससे पैरेलल डिस्टेंस से कोई मतलब है क्या? तो ये जो y वाला है ना 2 सेंटीमीटर, तो ये तो y के अलोंग है, नहीं समझ आया आपको? हमको y वाला चाहिए क्या, हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, यानी हमको क्या चाहिए, x चाहिए और z चाहिए, है ना, y तो नहीं चाहिए, y पैरेलल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब ये y एक्सिस पे है ना, तो y वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। हमको कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर। कौन कौन परपेंडिकुलर होगा, x और z। आई के बात समझ में? तो इसलिए आपका जो r वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, 3i प्लस 4k, सॉरी, है ना, 3i प्लस 4k, ऐसा होगा क्या, बोलो बात समझ में आई? क्योंकि y वाला तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल वाला लेना नहीं है आपको, तो 3i प्लस 4k। तो बताओ इसका मॉड कितना हो गया, मॉड r, ठीक है, या आपने d से डिनोट किया तो d वेक्टर बोल लेता हूं, तो मॉड d क्या हो जाएगा आपका बच्चों, स्क्वायर रूट, है ना, तो आपको पता ही है इसका क्या हो जाएगा, 5, है ना, तो जो d की वैल्यू है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कर लेना है, b इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, है ना, d की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 10⁻², है ना, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं इधर 2 और इधर 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 5 इंटू 10⁻²। अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है आपको पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁻7। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 10, तो इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये 10⁻², इसको क्या बना देगा बच्चों -5, और ये 20/5 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 है ना, 4 इंटू 10⁻⁻5 इतना क्या हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट क्या होता है बच्चों फील्ड का, टेस्ला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया भाई मैग्नेटिक फील्ड इसका। अच्छे से समझ में आया आपको, क्लियर है बच्चों? चलो अच्छा, डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं अपन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये इधर, तो इधर टैप करोगे तो क्या होगा बच्चों अंदर की तरफ, तो इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है ना, क्रॉस फील्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है बच्चों, टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट्स I and 2I लाई along y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है बच्चों, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और ये क्या होता है बच्चों z एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से। तो बोला आपके कि जो y एक्सिस के अलॉन्ग है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I। तो इधर एक वायर है, इनफाइनाइट है ना, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I, और जो z एक्सिस के अलॉन्ग है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 2I। तो इसमें 2I करंट फ्लो हो रहा है। फील्ड एट पॉइंट x 0 0 0 कहां निकालना है, इधर कोई पॉइंट है P है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x 0 0, यहां पर अपने को फील्ड निकालना है। ठीक है, यहां पर अपने को फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ऑलरेडी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस y और z दोनों के परपेंडिकुलर हुआ ना, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ y एंड z एक्सिस, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या है d है ना, दिस इज d बराबर कितना x। ठीक है, अब देखो बच्चों जो y एक्सिस वाला वायर है उसकी वजह से फील्ड कितना बनेगा, मान लो उसकी वजह से मैं बोलता हूं B1। ठीक है, B1 कितना हो जाएगा बच्चों, या मैं B ड्यू टू y एक्सिस वाला बोल देता हूं, by बोल देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, इनफाइनाइट वाला है म्यू नॉट I बाय है ना 2 पाई d कितना हो जाएगा x, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x डायरेक्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान से देखो बच्चों डायरेक्शन इसका क्या होगा, ये इधर रखा, ये अंदर की तरफ गया, अंदर गया मतलब क्या हुआ, अंदर गया मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, अंदर गया मतलब नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस मतलब माइनस ऑफ k कैप, माइनस k कैप, तो ये हो गया b y मिल गया आपको। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चों इसके वजह से बी जेड बोल लेता हूं, बी जेड अगेन फॉर्मूला सेम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और वो डायरेक्शन डिस्टेंस भी इसका क्या है x ही है। अब सवाल उठता है इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो तो बच्चों आपका जो ये है, ये वाला वायर है वो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, आ रही बात समझ में। अब इसको आप पकड़ोगे, ठीक है, इसको आप इस तरीके से पकड़ोगे तो यहां पर है ना, यहां पर जो इसका डायरेक्शन होगा देखो किधर होगा, ये हुआ ना, देखो है ना, इस तरीके से, तो किधर आ रहा है ऊपर की तरफ, आई बात समझ में, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ का कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, y एक्सिस यानी जे कैप, तो bz क्या हो गया, जे कैप हो गया। तो देयरफॉर नेट फील्ड क्या हो गया, by प्लस bz। ठीक है, तो by इज और bz दिख रहा है आपको, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x कॉमन हो जाएगा, जे कैप माइनस के कैप।
दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 है ना, तो √2 तो यहां से आपका कट जाएगा है ना, √2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, तो 2 ये कट गया √2 से, तो बच्चा क्या म्यू नॉट आई बाय √2। अच्छा हमने एक और गड़बड़ी की ना, इसमें करंट क्या था 2i था, तो इसको लेना पड़ेगा ना 2i लेना पड़ेगा, सॉरी है ना 2i, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। एक सेकेंड, बात समझ में आई बच्चों, इसमें करंट 2i था ना, तो यहाँ पे 2i लेना पड़ेगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो सेकेंड वाले पार्ट में अपने को क्या मिला, म्यू नॉट आई बाय पाई एक्स जे कैप, और ये कितना मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स के कैप। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लोगे आप, म्यू नॉट आई बाय पाई एक्स कॉमन हो जाएगा, और यहां बच जाएगा जे कैप माइनस इधर बच जाएगा क्या 1/2 के कैप। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय पाई एक्स जे कैप माइनस 1/2 के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर लेंगे, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा इसमें, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बच्चों। बोल रहा है कि एक करंट आई फ्लोज अलोंग अ थिन वायर shaped as regular polygon with n sides which can be inscribed into a circle of radius r. Find the magnetic field at the center of the polygon. ठीक है, एक पॉलीगन में है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पॉलीगन का मतलब क्या हो गया भाई, कितने भी साइड्स हो सकते हैं, वो गिवन नहीं है ना, पॉलीगन बोल दिया है बस। ठीक है, तो मान लो बच्चों, मान लो कि मैंने एक देखो मैंने क्या बनाया, एक हेक्सागन बनाया। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर देखो बन रहा है ये, हमने क्या बना दिया, पॉलीगन बोला था उसने, बट मुझे है ना मैंने ले लिया 6 ले लिया, हेक्सागन ले लिया। ठीक है, हेक्सागन ले लिया, तो नंबर ऑफ साइड्स इस केस में कितने हैं 6 हैं, तो अलग अलग पॉलीगन डिफरेंट काइंड के लेंगे तो उसमें अलग अलग एन आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, जब आप हेक्सागन बनाते हो तो ये एंगल कितना आता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री है ना, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आगे क्या बात समझ में? तो और ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री है ना, टोटल एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो आप हमेशा देखना ये जो थीटा बनेगा ना वो होता है 360/n, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होता है। ये जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या होता है 360/थीटा, या फिर सॉरी 360/n, या फिर 2π/n। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2π/n। जैसे कि आप अगर स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर के केस में कितने साइड्स होते हैं बच्चों, 4 साइड्स होते हैं, तो 360/4 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो होता है ना वहां पर कितना 60 डिग्री का एंगल बनता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप पॉलीगन के केस में है ना, इस थीटा की जो वैल्यू है, तो चूंकि ये हेक्सागन था तो मुझे पता था कि n बराबर 6, लेकिन अगर मुझे n नहीं पता है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n 2π/n हो जाएगा।
आई क्या बात समझ में, क्या हो जाएगा 2 पाई बाय एन हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों, इस तरीके से करंट क्या हो रहा है, सपोज फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट सपोज फ्लो हो रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों आपको। और आपको बोला है कि इसका रेडियस जो है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो रेडियस आर है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में आपको, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा इतना, मतलब हेक्सागन के केस में ये आर होता, लेकिन अगर हेक्सागन नहीं हो, कुछ और होगा, तो कुछ और भी हो सकता है ये वाला लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, मान लो एक सेक्शन को पकड़ लेते हैं, सपोज इस सेक्शन को मैंने पकड़ा, ए से बी, ठीक है, ए से बी इस सेक्शन को मैंने पकड़ा, और ये वाला एंगल मेरे को पता चल गया कितना है, 2 पाई बाय एन। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये केस बन गया। यहां से यहां तक देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट वायर, लेंथ क्या है, फाइनाइट की इनफाइनाइट, लेंथ फाइनाइट है। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चा, पहला केस हो गया, जिसमें क्या करते थे हम, एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते थे। तो बस हो गया भाई। तो ये एंगल कितना है, टोटल 2 पाई बाय एन। तो इधर क्या हो जाएगा, पाई बाय एन, और इधर भी क्या हो जाएगा, पाई बाय एन, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। और ये वाला जो है, ये है, इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, यही अपना डी है ना, जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से लाइन के ऊपर, वायर के ऊपर परपेंडिकुलर, दिस इज डी, है कि नहीं बच्चों। तो क्या आप डी निकाल सकते हो, यस, ऑब्वियसली आपके पास डी निकल जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा बच्चों, आर है, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर कॉस पाई बाय एन, ऐसा आ जाएगा, डी मिल गया बच्चों। अब ये क्या हो गया आपका थीटा 1, और ये क्या हो गया आपका थीटा 2। रख दो फॉर्मूले में, क्या है फॉर्मूला आपके पास, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी देखो कितना आया है, आर कॉस पाई बाय एन, तो आर कॉस पाई बाय एन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन। तो आया बच्चों म्यू नॉट आई 2 टाइम्स साइन पाई बाय एन अपॉन 4 पाई आर कॉस पाई बाय एन। तो ये हो गया बच्चों 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 10 पाई बाय एन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर 10 पाई बाय एन। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर मान लो डायरेक्शन निकालना है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो देखो फिर से लगाओ, है ना, इधर पॉइंट इधर है, फील्ड करंट इधर जा रहा है, तो देखो इसको इस तरीके से लगाओगे तो इधर से क्या आएगा, बाहर। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो बाहर 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 बाहर। तो सारे क्या करेंगे बच्चों, सारे क्या करेंगे, एड अप हो जाएंगे, है ना, सारे क्या करेंगे, एड अप हो जाएंगे। तो हमने किसकी वजह से निकाला, एक की वजह से निकाला, कितने साइड्स बनेंगे, n साइड्स बनेंगे, तो इनटू क्या कर लोगे बच्चों, n, ठीक है, इनटू क्या कर लोगे n, तो आपको आएगा क्या, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर 10 पाई बाय n, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर 10 पाई बाय n। आगे के बाद समझ में, है ना, और इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो बाहर बाहर बाहर, तो बाहर यानी डॉट फील्ड। कैसा बनेगा बच्चों, डॉट फील्ड। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आया, सो द एग्जैक्ट आंसर इज exact answer is B equals to mu naught n I by 2 pi r 10 pi by n। करंट का डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम किया है उसकी वजह से डॉट फील्ड। तो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों। इसके ऊपर ढेर सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, इसके ऊपर जरूर प्रैक्टिस करिए। कुछ भी दिक्कत होता है मैसेज में, ओके।